नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर आपके लिए एक बेहद खास सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला को। आप सभी रेडी होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पर नियोजित गोदी या फिर डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हुए हैं? स्थल कौन से हैं? हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, लोथल स्थल या फिर कालीबंगा स्थल। इन चारों में से ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे नियोजित गोदी के प्रमाण मिले हुए हैं? तो ये आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये लोथल आपका सही हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें कि इसके अन्य विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें क्या याद रखना है? ये देखिए लोथल कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। ठीक, ये सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर है जहां से क्या है, नियोजित गोदी के प्रमाण मिलते हुए हैं। हड़प्पावासी समुद्री व्यापार करते थे, ये इसका भी प्रमाण देता है। वहीं पे अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला हुआ है। हड़प्पा की बात करते हैं तो यहाँ पे अन्नागार मिला हुआ। कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ पे अग्निकुंड मिला हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? गंगा नदी का, यमुना नदी का, सरस्वती नदी का या फिर सिंधु नदी का? तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? ये सरस्वती नदी है। ये वैसे भी सभी लोगों को पता ही होगा, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ जाता है कि इसका प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसे नदीतमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में नदीतमा किस नदी का नाम था। ठीक, गंगा का उल्लेख कहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है? तो ये आपके उत्तर वैदिक काल में बढ़ता जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, इसका उल्लेख बहुत ही कम मिलता हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्या कहता है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, नैतिक आचरण, दुख निरोध का मार्ग या फिर यज्ञ कर्म की विधि? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने क्या है, 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है, जिसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के कौन कौन से रास्ते हैं उनको भी बताया हुआ है। ये वही अष्टांगिक मार्ग है जो इस चीज का जिक्र करते हैं कि भैया ये रास्ते हैं। अगर आप मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, मतलब एक लाइन में, ना ही जो है बीड़ा के तार को इतना खींचा जाए कि क्या हो जाए, वो टूट जाए, और ना ही बीड़ा के तार को इतना ढीला छोड़ दिया जाए कि वहां पे उससे कोई ध्वनि ही न निकले। तो उसी रास्ते को अपना के एक बीच का रास्ता चुना है बुद्ध जी ने, और उसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। ठीक, उसी के अंतर्गत ये अष्टांगिक मार्ग दिए गए जिसमें 8 तरह की चीजों को बताया गया है। ये क्या हो जाएगा? ये सी सही हो जाएगा, दुख निरोध के मार्ग। ठीक, इसमें याद क्या रखना है? अगर कभी आपसे पूछता है तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें चौथे सत्य से संबंधित है। 8 अंग कौन से? सम्यक है, मतलब एक तरह से सामान, मतलब बीच का रास्ता अपनाना। संकल्प, दृष्टि, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये 4 मार्ग यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, 8 रास्ते यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? कौन सा? तांबा का था, कांसा का था, लोहा का था या फिर शीशा का था? इन सभी में से कौन सी धातु ऐसी जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था? अगर हम बात करते हैं कांसा की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो बेटा नाम ही था कांस्य युगीन सभ्यता। तो जब उसका नाम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहा आपका वैदिक काल में इसका प्रयोग शुरू होता है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई भी जो है क्या प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे का प्रयोग भारत में वैदिक काल में आरंभ हुआ, ये चीज याद रखनी है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? देखिए किसकी बात कर रहा है, तो महावीर स्वामी जी का जन्म के बारे में बात कर रहा है। ये कौन है? ये जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी। ठीक, ये 24वें तीर्थंकर के रूप में भी इसे जाना जाता है। इनके जन्म स्थल की बात करता है मगध में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर राजगृह में। तो फिर कहाँ पे जन्म इसका हुआ था? ये सभी को याद ही होगा, और जिसे नहीं याद है वो याद कर ले भैया। ये इनका जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। वहीं महावीर स्वामी का जन्म लिच्छवी गणराज्य के वैशाली में हुआ था। बुद्ध का जन्म की अगर बात करते हैं तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, भगवान बुद्ध जी का। वहीं पे अगर कुशीनगर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कुशीनगर दिया गया है। यहाँ पे बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण स्थल है। ठीक है, मतलब उन्होंने इस जो नश्वर संसार है उसे त्याग कर जो है एक अंतिम यात्रा को तय किया था। ठीक, इस चीज को यहाँ पे पढ़ लेना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें थी, जो पकी ईंटें थी, जो सबसे पहले पकी ईंटों के जो साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलते हैं, तो उसका अनुपात क्या था बेटा, रेशियो पूछा गया, सामान्यता क्या था, 1:1:1 था, 2:1:1 था, या फिर 4:2:1 था। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3:2:1 था। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाता है। ये एक फैक्ट बेस है, ठीक। बस आपको ये याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे उन्नत नगर योजना को अभी तक दर्शाता है, और सबसे पहले अगर नगरीय योजना आपसे पूछी जाती है तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को ही मार्क करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिला है, लोथल से मिला है, धोलावीरा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, या फिर आपका राखीगढ़ी से मिला है। तो इसमें याद क्या रखना भैया, सिंपल सा, कुछ नहीं याद रखना, कालीबंगा, ठीक, सी आंसर है, जहां से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेतों का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कृषि की जाती थी, यही सबसे ज्यादा है, मतलब कृषि तकनीक जो है उसका हमें जो नॉलेज मिलता है ये कहाँ से मिलता है। देखिए प्रश्न का पैटर्न भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, एक ये भी पूछ सकता है कि जो कृषि तकनीक है उसके सच कहाँ से मिले, तब भी उसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से ही मिले, ठीक। बस प्रश्न है थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि कहाँ से, तो कालीबंगा, ये आपका सही है। कालीबंगा पड़ता कहाँ है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये एकदम फैक्ट आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ठीक। सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, ग्राम था, विश था, कुल था, या फिर जन था, ठीक। तो इसमें वैसे सभी को पता है कि सबसे छोटी इकाई किसे कुल माना जाता है, जो कि एक परिवार की इकाई होती है, ठीक। परिवार की इकाई के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते ही इकाई, और इकाई क्या होती है, जिससे पहले कुल हो जाता है, फिर ग्राम हो जाता है, फिर विश हो जाता है, फिर जन हो जाता है, फिर जनपद हो जाता है, फिर महाजनपद हो जाता है, फिर जाके आपका राज्य और जो है महाराज्य बनता है, ठीक। ये चीज आपको याद रखना, कुल क्या है, परिवार की सबसे छोटी इकाई है, तो इसीलिए ये आपका एकदम सही हो जाएगा, और यहाँ पे सी आंसर आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का स्वरूप कैसा हो गया था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था, धार्मिक संस्था थी, राजाओं के नियंत्रण में थी, या फिर महिलाओं के नियंत्रण में थी। वैसे आपको जी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो सभा और समिति थी ये कैसी थी, ये एक लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। क्या करती थी, हर एक तरह के निर्णय लेने की पूरी तरह से इनके अंदर क्षमता थी। कहाँ के, जो लोकल लेवल पे थे, मतलब लोकल लेवल पे लोकतांत्रिक, जैसे आप ग्राम सभा को देख रहे हैं उसी तरह यहाँ पे सभा और समिति थी। और यहाँ पे सबसे खास बात कि यहाँ पे महिलाओं को, जो ये महिलाएं हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे जो है उत्तर वैदिक काल बढ़ता है और राज्य धीरे धीरे परिवर्तित होता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, ये राजाओं के नियंत्रण में चला जाएगा। किसके नियंत्रण में चला जाएगा, ये राजाओं के नियंत्रण में चला जाएगा। इस चीज को यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, ठीक। कैसा ऑप्शन, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए। अब त्रिपिटक क्या है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक है क्या। त्रिपिटक बेटा जो है बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ हैं, इसमें विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, इनके बारे में बात किया गया है। यही तीन है जो आपको ये याद रखना है, ठीक। अब किस भाषा में लिखे गए, तो इसमें देखिए संस्कृत दिया गया, पाली दिया गया, प्रकृत दिया गया, अपभ्रंश दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें पाली सही आंसर है। संस्कृत में तो बाद में कन्वर्ट किया गया है, जब महायान आते हैं इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन इसका शुरू किया जाता है संस्कृत में। इसके पहले किसमें, तो पाली के अंतर्गत ही था, ठीक है। संस्कृत में बाद में होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध की प्राप्ति कहाँ पे हुई, जैसे कि, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि कब हुई, तो बुद्ध पूर्णिमा तो सभी लोग याद रखने, कहाँ पे हुई, विकल्प है सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, या फिर राजगृह, ठीक। इसमें किसको टिक करेंगे, तो ये आपका सी, जो बोध गया है, गया के पास है, लगभग 24-25 किलोमीटर दूर शायद वहां से पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं। वहीं पर इनको पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं पे सुजाता की कहानी भी आती है, जिन्होंने इनको ये ज्ञान का एहसास दिलाया कि हमें मध्यम मार्ग में चलना है।
ठीक। और इसके बाद ही इनको पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवान बुद्ध जी को। ठीक। अच्छा, भगवान बुद्ध जी का जन्म भी जो है कब होता है, बुद्ध पूर्णिमा को होता है, एवं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती है, इसीलिए ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाया भी जाता है और सबसे खास भी है। ठीक। तो इसे आपको याद रखना है, इसका बोध गया सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सी आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कह रहा है मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। अर्थशास्त्र में मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है, महावंश में मिलता है, दिव्यावदान में मिलता है। तो भैया मौर्य प्रशासन का वर्णन कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा अर्थशास्त्र में। क्यों, ये कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पूरे नगर प्रशासन, पूरी राजनीति व्यवस्था, पूरी जासूसी व्यवस्था, हर एक चीज के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसे याद रखना है, अर्थशास्त्र। ठीक, रचनाकार कौन है, कौटिल्य या फिर चाणक्य है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए। वैसे अशोक के शिलालेख तो लगभग पूरे भारत में पाए गए हैं, तो उनकी लिपि क्या है, लिपि कई तरह की अपनाई गई है। ठीक, लेकिन कौन सी लिपि में ज्यादातर है, मुख्यतः की बात कर रहा है, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, गुप्त में, शारदा में, तो किसमें ज्यादातर मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक मिलते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी के कुछ भारत लेख ऐसे भी हैं जो कि खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। ठीक, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न, गुप्त काल में भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। केवल राजनीतिक विस्तार के कारण, धार्मिक सहिष्णुता के कारण, कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण, केवल आर्थिक समृद्धि के कारण। तो भैया गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे कला साहित्य एवं विज्ञान की जो उन्नति है वो एक अलग ही स्तर पे थी, मतलब सबसे ज्यादा जो विज्ञान एवं कला था वो इसी में डेवलप हुआ है। ठीक, जैसे कि कालिदास साहित्य के बारे में है, आर्यभट्ट विज्ञान के बारे में है, ठीक, अजंता काल के बारे में भी है। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, इस चीज को याद रखना है। आज के हम अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धर्म को मानते थे। ठीक, वैदिक धर्म को, बौद्ध धर्म को, प्रकृति एवं माता देवी पूजा को, जैन धर्म को। वैसे कोई विशेष धर्म के बारे में यहाँ पे कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे उल्लेख मिलता है ये किसके बारे में मिलता है, ये प्रकृति और माता देवी पूजा के बारे में मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि पशुपति की मोहर मिलती है, वृक्ष पूजा के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, माता देवी के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो इसीलिए सी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी इसके बारे में अन्य चीजें भी हैं वो आपको याद रखनी है, आगे हम लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वो सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आज का एक प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना और सभी को कमेंट में देना अनिवार्य है। ठीक है, इसका उत्तर हम कल बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे। विकल्प है गेहूं, जौ, चावल या कपास। ठीक, इन चारों में से आपको बताना है और इसका आंसर कमेंट में करना है। कल हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन जो है इसी तरह की सीरीज लेकर उपस्थित होंगे। अगर इससे आपको प्रॉफिट लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतरीन इसी तरह की सीरीज को लेकर उपस्थित होते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।